हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरे सपने देखते हैं। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे या तो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं या फिर उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसी ही कहानी है ये एक, जिसमें हरि किशन अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे बहुत दुखी हो रहे थे और लगातार कमरे की दीवार पर टकटकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि वहाँ उनकी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर टंगी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ बीता हुआ अपना सुनहरा जीवन याद कर रहे थे। और उनकी आंखों से वे चाहकर भी आंसुओं की धारा को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी कुछ समय पहले स्वर्गवासी हो चुकी थी। अपनी पत्नी के साथ बिताया गया अपना हर पल उन्हें याद आ रहा था। ऐसी ही हालत में बैठे बैठे कब दोपहर से शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई। उनके पेट में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद जो मैंने बासी रोटी खाई थी उसकी वजह से मुझे एसिडिटी हो गई है। उनका बेटा भी कहीं बाहर काम से गया हुआ था। घर में उनकी बहू रचना अकेली थी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी और कहा, बेटा मुझे ज़रा पेट के लिए कुछ दे दो, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है। लेकिन उनकी बहू ने एक नहीं सुनी और उनकी बात को अनसुनी कह के चली गई। तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाने के लिए कहा तो कहने लगी कि पिताजी, आपको तो कुछ काम है नहीं, आप तो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ते रहते हैं। लेकिन आपको इतना भी समझ नहीं आता कि आजकल महंगाई के दौर में घर किस तरह से चलता है। आप हमेशा सिर्फ पैसे खर्च कराने की ही सोचते रहते हैं। इस तरह से कहकर वह पैर पटक कर चली गई। दूसरे कमरे में जाकर जोर जोर से बड़बड़ाने लगी, बूढ़े ने जीना हराम किया हुआ है। जीभ पर तो काबू रहता नहीं है, किसी चीज़ से परहेज करते नहीं हैं और सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलता रहता है, कभी कुछ खाते रहते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि अगर इस उम्र में अपनी जीभ पर काबू नहीं रखेंगे तो उल्टियाँ तो करेंगे ही। बहू की जली कटी बातें सुनकर हरि किशन जी चुपचाप करके अपने कमरे में बैठ गए, लेकिन उनसे बैठा नहीं जा रहा था। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तभी उन्हें अचानक से याद आया कि जब भी उन्हें ऐसी परेशानी होती थी तो उनकी पत्नी उर्मिला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें तुरंत राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए हरि किशन जी ने अपनी पोती को आवाज़ लगाई और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। नींबू पानी पीकर जैसे ही हरि किशन जी के गिलास को रखने लगे तो उनके शरीर में इतनी कमजोरी थी, उन्हें टाइम पर खाना नहीं मिलता था। उसके कारण उनका हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर पड़ा और वह टूट गया। जैसे ही रचना ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी तो वह भागती दौड़ती आनन फानन में रसोई घर में आई और अपने ससुर को उल्टी सीधी बातें सुनाकर उन पर चिल्लाकर वापस चली गई। इसी तरह से वो रात बीत गई। अगला दिन हुआ। अगले दिन के 2 बज रहे थे और उल्टियों की वजह से उनका पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। लग रहा था जैसे पेट में आग लगी हुई हो। लेकिन कल के हालात देखकर उन्हें बहू को आवाज़ लगाने की और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर वे थोड़ा सा हिम्मत करके खुद उठे और रसोई में खाना डालने के लिए अपने आप ही चले गए और वहाँ खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इतनी देर में बहू ने उन्हें रास्ते में ही टोक दिया और कहने लगी, ये क्या बाबूजी, कल तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी और आज आप सुबह सुबह ये प्लेट भरकर चल पड़े। हरि किशन जी को बहुत दुख हुआ कि जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी मेहनत की, आज उन्हें उनकी ज़रूरत है तो उनका व्यवहार उनके साथ इतना कड़वा है। अब वह बहू कहने लगी कि पिताजी पहले जाइए और जाकर जो आपने कल से गंदगी फैला रखी है उसे साफ़ कीजिए और उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा।
और ऐसा कहकर उस बहू ने अपने ससुर के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए हरिकिशन जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हरिकिशन जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा घर पर आया तो उसने अपने पिता से पूछा कि क्या बात है, आप आज बड़े उदास और कमज़ोर से लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। उसने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह जैसे ही उन्हें बात बताने लगे, बेटे ने झट से कहा, बाबूजी आपने बहुत गलती की, आप मुझे ऑफिस में ही फ़ोन करवा देते तो मैं वहाँ से आ जाता और आपको डॉक्टर के पास ले जाता। यह बात सुनकर उनकी बहू रचना आंखें तरेरने लगी और उन्हें घूरने लगी। बहू की तरफ देखते ही हरिकिशन जी सकपका गए और खामोश हो गए। तभी उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप कुछ कह रहे थे, बताइए ना, अपनी बात पूरी कीजिए। हरिकिशन जी ने कहा, बेटा मैं तो यह कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। जब तुम कल शाम को अपने ऑफिस से घर आओगे तो लेते आना। वह कहने लगा, अरे बाबूजी आपकी दवाइयाँ तो मैं 3 दिन पहले ही ले आया था, मैंने रचना को दे दी थी। तभी विजय ने अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए कहा, रचना मैंने तुम्हें जो दवाइयाँ दी थी तुमने पिताजी को क्यों नहीं दी। तभी वह एकदम से आई और बोली कि जी मैं वो काम में लग गई थी, इसीलिए मेरे दिमाग से निकल गई और मैं अभी लेकर आती हूँ। पिताजी ने मुझसे पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विजय उठा तो उसने देखा कि उसके पिताजी रसोई घर में बर्तन धो रहे थे। विजय ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं। तब उसके पिताजी बोले, अरे बेटा मुझे किसी ने कहा थोड़ी है, मैं तो अपना दिल बहलाने के लिए कर लेता हूँ। घर में सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता हूँ तो अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विजय चुप हो गया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। तब रचना ने अपने ससुर से कहा, अच्छा तो दवाइयाँ नहीं मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन भी धोने शुरू कर दिए। आपको इतनी अकल नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे। उन्हें यह दिखाना ज़रूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ, नौकरों की तरह व्यवहार करती हूँ। तो चलो ऐसे है तो ऐसे ही सही, आपकी आज भी खाने से छुट्टी हुई। यह सुनकर हरिकिशन जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, बहू मुझे 2 दिन हो गए हैं और मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और मेरे पेट में बल पड़े हुए हैं। अगर ज़्यादा नहीं देती तो 2 रोटी तो दे ही दो। कहते हुए हरिकिशन जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रचना ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए हरिकिशन जी को रात की पड़ी हुई बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, जो कि ठंडी हो चुकी थी, लो आज तो आपको मैं रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से आपने किसी से भी मेरी शिकायत करने की कोशिश की तो आप इस अंजाम को याद रखिएगा, फिर तो आपको बिना खाए पिए मरना ही पड़ेगा। हरिकिशन जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोले, देख रही हो भगवान, ऐसा तो कोई अपने ससुर के साथ तो क्या किसी भिखारी के साथ भी नहीं करता। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए अब लगभग 4 महीने हो चुके थे और ये 4 महीने उन्हें 4 जन्मों के बराबर लग रहे थे। वही जानते थे कि ये समय उन्होंने कैसे गुजारा है और अभी तो वे 2 दिन के भूखे थे। इसीलिए हरिकिशन जी उस बासी रोटी के ऊपर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह हरिकिशन जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा ऑफिस जाने से पहले एक बार मेरे पास आना। तब उनका बेटा उनके पास आया तो उन्होंने अपना टूटा हुआ चश्मा उसे दिखाते हुए कहा, बेटा मेरा यह चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से घर के लिए निकलो तो या तो इसे ठीक करवाते हुए आ जाना या फिर मुझे नया चश्मा ला कर दे देना। तो बेटे ने चश्मा देखकर कहा कि अरे पिताजी यह तो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। और इतना कहकर उसने अपने पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, आज पिताजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवाना। रचना विजय के सामने एकदम आज्ञाकारी पत्नी और भीगी बिल्ली की तरह से बन गई और उसने कहा कि ठीक है,
गर्दन हिला दी। लेकिन विजय के जाते ही वह ज्वालामुखी की तरह अपने ससुर पर फट पड़ी। कहा, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। तब ससुर ने कहा, बेटा मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने विजय से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती ही हो कि मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करता। लेकिन बहू का चांडाली का जैसा रूप देखकर हरि किशन सहम गए और डर के मारे थरथर कांपने लगे। एकदम से बहू चिल्लाकर बोली, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हो और काम करते हो। इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हो और ऐसे ही खाली पड़े पड़े रोटियां तोड़ते हो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको यहाँ रहना है और 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहा करो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज ऐसे ही चला तो देख लेना, एक दिन मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। और यह कहते कहते रचना गई और उसने अपनी बेटी के मुंह पर कसकर एक थप्पड़ मार दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह बातें? खबरदार आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की ऐसी बातें सुनकर हरि किशन जी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने सोचा रोज रोज इस जिल्लत भरी जिंदगी से हरि किशन जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन वह यह सोचकर चुप रह जाते थे कि उनकी वजह से उनके बेटे के घर में झगड़ा ना हो और उसका घर खराब ना हो। वह उसका कारण नहीं बनना चाहते थे। बेटे बहू का परिवार तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे के ऊपर पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने उसे सच्चाई बताई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए थे कि वह उन्हें देवताओं की तरह से पूजता था, अपनी माँ से भी ऐसे ही प्यार करता था, वह इसी कारण चुप रह जाते थे। हरि किशन जी ने बहुत कुछ सोच विचार कर और परेशान होकर यह सोचने लगे कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। इन सब बातों का कोई भी जवाब ढूंढ नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को ये सारी बातें सच सच बता दी तो वह बहू को बिना मारे पीटे नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि घर से भी निकाल दे। एक दिन जब विजय अपने ऑफिस चला गया और पोती अपने स्कूल चली गई तो रचना भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। बहुत सोचने विचारने के बाद हरि किशन जी बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेन गेट में जाकर एक बार पलटे और घर को देखा और फिर वो सड़क पर चल पड़े और उनकी बहू के द्वारा कहे गए कड़वे शब्द एक एक करके उनके कानों में गूंज रहे थे और गरम लावे की तरह से उनको जला रहे थे। रचना जब वापस आई तो उसने देखा कि उसके ससुर घर पर नहीं हैं। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, घर के अंदर भी और बाहर भी और पड़ोस में भी पूछा, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। आखिर बिना बताए कहाँ चले गए? फिर झुंझलाहट के मारे अकेली ही बड़बड़ाने लगी, बहुत अपनी मनमानी करने लगे हैं। आज वापस आएंगे तो देखती हूँ और इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते ही इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई। उनकी बेटी भी घर पर आ गई और विजय के आने का समय भी हो रहा था, लेकिन हरि किशन जी का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। और उधर रचना डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विजय तो ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने पिताजी से मिलने जाया करता था और उनके कमरे में जाकर उनका हालचाल पूछता था। अगर विजय उससे सवाल करेगा तो वह क्या जवाब देगी कि कहाँ चले गए उसके पिताजी और क्यों चले गए? यही सब सोचकर रचना के पसीने छूट रहे थे। विजय ने अपने पिता की जिम्मेदारी तो रचना के हाथों में ही सौंप रखी थी। विजय रचना पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन रचना उसके साथ विश्वासघात कर रही थी। वह विजय के साथ तो उसके पिताजी का ख्याल रखने का ढोंग रचा करती थी, लेकिन उसे रचना की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर के बाद जब विजय ऑफिस से आया तो वह अपने पिता के कमरे में गया और वहां अपने पिता के ना मिलने पर रचना से उनके बारे में पूछा तो रचना डर से कांपते हुए बोली कि आज पिताजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए।
क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ चले गए? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, वह मेरी एक दोस्त ने किटी पार्टी दी थी तो मैं उसमें गई थी। विजय गुस्से के मारे थर थर कांपने लगा और आग बबूला हो गया। वह गुस्से में आंखें लाल करके रचना को बोला, मैं तो तुम्हारे उससे परेशान हो गया हूँ। रोज की तुम्हारी किटी पार्टियाँ, रोज की तुम्हारी मार्केटिंग, लेकिन अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमसे तो मैं आकर निपटूंगा। अभी मैं अपने पिताजी को देखने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर विजय अपने पिताजी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। विजय अपने बाबूजी को आस पड़ोस में देखा, सबसे पूछा। जैसे ही पड़ोसियों से पूछा और उसे पता चला कि उसके पिताजी अपना घर छोड़कर चले गए हैं, तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने रचना की सारी पोल खोल दी कि कैसे रचना उसके पिताजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए ताज़ा खाना भी नहीं देती थी, बासी रोटी देती थी। यह सुनकर विजय पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसे वह पल याद आने लगे जब उसके पिताजी उससे कुछ कहना चाहते थे और कहते कहते बीच में ही रुक जाते थे। शायद रचना के डर के कारण ही उसके पिताजी कुछ नहीं बोल पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह हूँ मैं, वह अपने आप को ही कोसने लगा कि मैंने अपनी पत्नी रचना पर आंख मूंद कर विश्वास किया, अपने पिताजी की भावनाओं को समझ नहीं सका। और अचानक से विजय चलते चलते दौड़ने लगा और अपने पिताजी को ढूंढने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि उसके पिता अपने गांव जाने के लिए ही निकले होंगे और हो ना हो कि वह रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएं। विजय दौड़ते भागते रेलवे स्टेशन तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां जाकर भी उसे अपने पिताजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद विजय ने जैसे अपना सर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि सामने वाली बेंच पर उसके पिताजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हैं और लगातार रोए जा रहे हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर विजय को अपने दिल पर छुरियों के चलने जैसा दर्द महसूस होने लगा और उन्हें अपने बचपन का वो समय याद आने लगा जब उनके पिता आत्मसम्मान से अपना सिर उठाकर जिया करते थे और उसे भी यही शिक्षा देते थे कि बेटा, अपने आत्मसम्मान को कभी भी नहीं खोना, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं होता वह जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान होता है। लेकिन विजय को तभी बहुत पछतावा होने लगा कि मेरी थोड़ी सी लापरवाही से मेरे पिताजी इस हालत में पहुंच गए हैं। वह भागकर अपने पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी को देखकर उनके गले लगकर रोने लगा और बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा। बेटे की ऐसी हालत देखकर हरि किशन जी भी अपने आप को नहीं संभाल पाए और सारे दिल का गुबार अपने बेटे के आगे फोड़ दिया, यानी कि सारी बातें कह दी। पिताजी, अब मैं जान गया हूँ कि रचना ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। आज तक आप इतना सहन करते हुए चुप कैसे रहे, यह मैं सब जान गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज तक जो हुआ सो हुआ, इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। रचना ने जो आपको तकलीफ दी है उसका तो खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। ऐसा कहकर विजय ने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हरि किशन जी ने घर जाने से साफ मना कर दिया। कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। तुम दोनों सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरी एक विनती है, मैं घर पर वापस नहीं जाऊंगा। विजय अपने पिताजी की यह बातें सुनकर उसका खून खोल गया। उसने रचना से कोई सवाल नहीं किया और ना ही उससे कुछ बोलने का मौका दिया। घर आते ही विजय ने रचना के मुंह पर ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और आज यह नज़ारा उसके पड़ोसी भी खड़े होकर देख रहे थे, पर किसी ने भी आकर विजय को रोकने की कोशिश नहीं की। विजय का गुस्सा देखकर रचना के तो जैसे होश ही उड़ गए, उसके पैरों के तले की जमीन निकल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आज कविता को वह छोड़ने के मूड में नहीं था, यह साफ साफ दिखाई दे रहा था।
उसने कहा, मैंने तो तुम पर विश्वास किया था, अपने पिताजी को तेरे हवाले छोड़ दिया था और तूने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे पिताजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन तुमने तो उनका जीना हराम कर दिया था और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ऐसे ढोंग करती रही कि जैसे तुम मेरे पिताजी का इतना ध्यान रखती हो। लेकिन जितने दुख तुमने मेरे पिताजी को दिए हैं, जितने अत्याचार उनके साथ किए हैं, वो सब मैं तुमसे ब्याज के साथ वापस लूँगा और इसी वक्त अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विजय ने तभी फ़ोन उठाया, रचना के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर रहा हूँ। आप जितना जल्दी हो सके आइए और अपनी बेटी को वापस ले जाइए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूँगा। तलाक का नोटिस मैं आपके घर भिजवा दूँगा। विजय ने जो कहा था वह देखकर रचना सन्न रह गई। उसने विजय का यह रूप कभी नहीं देखा था। तभी हरि किशन जी बोले, बेटा अपना गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, एक बेटी के माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या बीतेगी, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। तभी विजय ने रोते हुए कहा, पिताजी यह घर मुझसे पहले आपका है, इस घर के मालिक आप हैं और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो रचना जाएगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, अगर इसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है तो यह यहाँ से निसंकोच होकर घर छोड़कर जा सकती है। इतना कहकर विजय ने रचना के कपड़े अपने आप ही बैग में पैक करने शुरू कर दिए। रचना ने यह जब देखा तो अपने ससुर के पैरों से लिपट गई और माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, पिताजी मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। कभी यह भी नहीं सोचा कि अगर कोई ऐसा ही व्यवहार मेरे पिता के साथ करता तो क्या होता। माँ जी के जाने के बाद मैंने कभी यह सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि उनके जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रचना पिताजी से अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी भी खुश हो गए और उन्होंने उसे शाबाशी दी, जिसके साथ कभी वह नौकरों की तरह से व्यवहार किया करती थी। हरि किशन जी बहू से बोले, बहू विजय मेरा इकलौता बेटा है, मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है और मैं इसके जीवन में कभी भी दुख नहीं देखना चाहता। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी विजय थकी हुई आवाज़ में बोला, देखो मेरे पिताजी का दिल कितना बड़ा है, तूने इन पर कितने जुल्म किए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में बहुत फर्क आ गया और वह उनका सम्मान अपने पिता की तरह से करने लगी। अगले दिन सुबह सुबह रचना चाय लेकर अपने ससुर के कमरे में आई और चाय एक तरफ रखकर उसने अपने ससुर के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। आज उसके ससुर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे हुए थे और उनकी बहू बेटा उनकी खूब सेवा कर रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह इतने आराम की और सुकून की सांस ले रहे थे और जो एक छोटा सा मंदिर उनकी पत्नी ने उनके कमरे में बना रखा था, उसके सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हर किसी के घर में विजय के जैसी औलाद देना। तो यह थी आज एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। आप लोग इसे पढ़ें, आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबा दें। अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार भी अवश्य ही लिखिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है और कैसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए वैसी ही कहानियाँ लेकर आया करें। और अब अगली कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।